वेलकम टू पॉन्डर एकेडमी। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट की सीरीज में अभी तक हम लोगों ने देखा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, दांडी मार्च क्या था, नमक सत्याग्रह वगैरह। तो वहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसी टाइम साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी मई 1930 में। ये हम लोगों ने लास्ट चीज था जो उस टाइम कल डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम लोग उसके आगे देखते हैं कि क्या है। जब मई 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उसी टाइम गांधी जी समेत लगभग 1 लाख लोग को अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे 3 गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था 1930 से लेके 1932 के बीच में। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या हुआ कि इस तरह का एक राउंड टेबल हुआ करता था, उसके चारों साइड ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि और फिर जो भारतीय पॉलिटिकल पार्टी थी, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, उसके प्रतिनिधि और भारतीय रजवाड़े उसके प्रतिनिधि सब बैठ के कैसे मतलब वो गवर्नेंस के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो राउंड टेबल का यहाँ पर सिंबॉलिक मीनिंग था कि राउंड टेबल का मतलब कि उसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस कॉन्फ्रेंस में हर कोई इक्वल है। जैसे टेबल राउंड होने का मतलब और टेबल रेक्टेंगल होने का मतलब, दोनों का रेक्टेंगुलर टेबल में एक आदमी जो इस साइड बैठा हुआ और एक आदमी जो इस साइड बैठा हुआ, दोनों समान नहीं होते। एक ज़्यादा पावरफुल होता है और एक कम पावरफुल होता है। लेकिन वही चीज़ अगर राउंड टेबल में, तो राउंड टेबल में हर कोई बराबर पावरफुल होता है। तो ये उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग था और इसका मतलब भी वही था कि उसमें पहली बार जो था ये मतलब ऐसा कोई पहला डिस्कशन था जिसमें ब्रिटिश शासकों के द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा दिया गया था। तो उसमें सबसे पहला था फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन। तो ये हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेके 19 जनवरी 1931 के बीच में। इसमें टोटल 89 मेंबर पार्टिसिपेट किए थे। इसमें 16 ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टी के थे, 57 इंडियन पॉलिटिकल पार्टी के थे और 16 जो भारतीय रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट थे, उसके रिप्रेजेंटेटिव थे। ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस था ये असफल हुआ। कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं की थी और लेकिन बी आर अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जबकि कांग्रेस ने भी सिर्फ सेकंड वाले में पार्टिसिपेट किया था। ठीक। तो फर्स्ट वाला तो फेलियर हो गया क्योंकि इसमें उस टाइम कांग्रेस के जो जितने भी प्रमुख नेता थे सभी सभी ने अवज्ञा आंदोलन की वजह से कहाँ थे, वो जेल में थे। तो जब कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं की तो ये कॉन्फ्रेंस एक फेल्यूर था। अब सेकंड वाले में जो यहाँ का वायसराय था भारत का, उस पर प्रेशर था कि कांग्रेस को किसी तरह से वो पार्टिसिपेट करवाए। तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को पार्टिसिपेट करवाने के लिए गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था। तो गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया और उसके बाद गांधी और उस टाइम के जो वायसराय थे इरविन, तो गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था जिसको गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता कहा जाता है। ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 ईस्वी को। तो जनवरी 1931 में गांधी जी को रिहा किया गया था और 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था, जिसके तहत कांग्रेस इस बात के लिए राजी हो गई थी कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी। तो ये समझौता गांधी इरविन समझौता महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच में हुआ था। और इस समझौते को करवाने में तेज बहादुर सप्रू एक कांग्रेस के नेता थे। इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इनके प्रयासों के कारण ही ये गांधी और इरविन के बीच समझौता संभव हो पाया था। ठीक है। और जब ये समझौता कंप्लीट हो गया तो सरोजिनी नायडू ने गांधी और महात्मा गांधी और इरविन दोनों को दो महात्मा कहा था कि दो महात्माओं का मेल, दो महात्माओं के बीच में समझौता, इस टाइप से उसको इरविन को और गांधी को दोनों को महात्मा का दर्जा दिया गया था। तो अभी समझौते में क्या क्या बात थी उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार कि समझौता का क्या क्या खूबी था और क्या क्या खामी था। तो समझौता का सबसे पहला बात था कि कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं की जब्त संपत्ति को वापस कर दिया जाएगा। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं की प्रॉपर्टी सीज हुई थी उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। सरकार द्वारा जो सभी अध्यादेशों के मामले हैं उनको वापस कर लिया जाएगा
जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, राजनीतिक कैदी, उनको मुक्त कर दिया जाएगा। साथ में अफीम, शराब और जो विदेशी वस्त्र है उसकी दुकानों पर धरने की और यानी शांतिपूर्ण धरना का अनुमति होगा। समुद्री क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनको नमक बनाने और उसको स्टोर करने का छूट दिया जाएगा। तो ये कुछ विशेषताएं थी गांधी इरविन समझौते की। और उसके एवज में कांग्रेस ने क्या क्या शर्तें मानी थी। तो सबसे पहला बात, जो CDM है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको स्थगित कर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। तो कांग्रेस ने ये शर्त माना था। सेकंड, कि सेकंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी और जो नमक कानून के बहिष्कार की मांग कर रही थी कांग्रेस, उसको वापस ले लेगी। तो ये समझौते की विशेषताएं थी और उसके बदले में कांग्रेस ने क्या क्या शर्त माना था वो था। ठीक है। तो इसके बाद जब ये सारी बातें गांधी इरविन समझौते में हो गई, तो उसके बाद कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि के तौर पे गांधी जी को, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पे गांधी जी को सेकंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन भेजा गया था। तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ये लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में ऑर्गेनाइज हुआ था। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में 7 दिसंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ठीक है। उस टाइम जो भारत का वायसराय हुआ करता था वेलिंगटन, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ये भी याद करने वाली बात है। गांधी जी किंग्सले हॉल में ठहरे थे। एस एस राजपुताना जो जहाज़ का नाम था जिससे गांधी जी लंदन गए थे। और वहाँ पर गांधी जी को एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन था विंस्टन चर्चिल, जो कि बाद में जाके वहाँ का PM भी बना था। उस टाइम PM तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, लेकिन जो उस टाइम पॉलिटिशियन था विंस्टन चर्चिल, तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर बुलाया था कि हाफ नेकेड फकीर। ये भी जो गोलमेज सम्मेलन था ये पूरी तरीके से असफल हुआ था। और इसका असफल होने का रीज़न क्या था, तो ये जो सांप्रदायिक समस्या, इस विवाद के कारण ये पूरी तरीके से असफल रहा था, सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण। अब इस सम्मेलन में जो जैसे कि BR अम्बेडकर थे, वो दलितों के नेता थे। तो इन्होंने जैसे कि 1909 वाले में मार्ले मिंटो रिफॉर्म में मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की गई थी। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। तो उसी तरीके की मांग अंबेडकर जी ने दलितों के लिए की थी कि दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था होनी चाहिए। और गांधी जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, अस्वीकार कर दिया। और इसी मुद्दे पर कि जैसे ब्रिटिश सरकार राजी हो रही थी कि दलितों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इस मुद्दे पर गांधी जी नाराज़ होकर फिर वापस आ गए 28 दिसंबर 1931 ईस्वी को। जब 28 दिसंबर 1931 ईस्वी को गांधी जी लंदन से भारत लौटे थे, तो गांधी जी उस टाइम गांधी जी का एक बयान था कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया मैंने उसे नीचे नहीं गिरने दिया और उसको सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। तो ये गांधी जी का बयान था। और यहाँ पर आने के बाद वापस गांधी जी ने अपना सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी, जो 4 जनवरी 1932 से लेकर 7 अप्रैल 1934 तक चला था। ठीक है। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला था। इसका भी कांग्रेस के द्वारा बहिष्कार किया गया था। 46 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तो ये कुछ उसमें इम्पोर्टेंट बातें थी। BR अम्बेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व गोलमेज सम्मेलन में KT पाल ने किया था। लेकिन तृतीय गोलमेज सम्मेलन उतना इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है। इम्पोर्टेंट है सेकंड वाला। सेकंड के बाद जो वहाँ पर कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा हुई थी, सांप्रदायिक अवार्ड की,
दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, उसके कारण गांधी जी वहाँ से वापस आ गए थे और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कम्युनल अवार्ड क्या था और उसके कारण फिर गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता। तो कम्युनल अवार्ड क्या है और पूना पैक्ट क्या है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, धन्यवाद।